हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 तक पूरा खत्म कर दिया था और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसके अंदर हम सेक्शन 74 से आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले 74 से आगे फर्दर। तो शुरू करते हैं हमारी सीरीज को, जो कि बात करता है हमारा चैप्टर नंबर 9 के बारे में। अब अगर हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करें तो ये हमारा बात करता है ऑफेंस, अदर ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से संबंधित अन्य अपराध। अब वो कौन कौन से अपराध होंगे, कैसे होंगे, क्या उनकी प्रोविजन होगी, क्या उनकी पनिशमेंट होगी, वो हम सब देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 9। तो देख लेते हैं क्या कहता है हमारा चैप्टर नंबर 9। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 की, तो ये क्या कहता है? चैप्टर 9, अदर ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों से संबंधित अन्य अपराध। देख लेते हैं सेक्शन 74, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हमें किसी भी सूरत में जो बच्चे जो बच्चे इस एक्ट के तहत अपराधी है उनकी आइडेंटिटी हमें किसी भी सूरत में डिस्क्लोज नहीं करनी है। लेकिन सिर्फ एक सर्कमस्टांसेस ऐसी आएगी जिसमें हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ कोर्ट की परमिशन से। जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं है तब तक हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। देख लेते हैं सब सेक्शन 1, no report in any newspaper, any magazine, any news sheet, any audio video media, and other form of communication regarding any inquiry, regarding any investigation, regarding any judicial procedure shall disclose the name, disclose the address, disclose the school, or disclose any other particular which may lead to the identification of a child in conflict with the law or child in need of care or protection or child victim or child witness of a crime। क्या बोला इसने? कि किसी भी ऐसे बच्चे का, कौन सा बच्चा? जिसने विधि विरुद्ध कार्य किया हो, जिस बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो, जो एक चाइल्ड विक्टिम हो, जो विटनेस हो किसी क्राइम का, जो उस मामले में से संबंधित आदमी जुड़ा हुआ हो, या जो किसी अन्य लॉ से गवर्न हो, तो उस बच्चे की किसी भी तरीके से आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। उस बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उस बच्चे का एड्रेस डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, वो बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है उसका भी डिस्क्लोजर नहीं दिया जाएगा किसी भी फॉर्म में, या और भी कोई अन्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो भी नहीं दी जाएगी। अब वो चाहे आप न्यूज़पेपर से दो, वो भी नहीं दिया जाएगा, किसी मैगजीन में भी नहीं छापा जाएगा, किसी न्यूज़ शीट में भी नहीं दिया जाएगा, किसी ऑडियो विजुअल मीडिया में भी नहीं दिया जाएगा, या और भी जो अन्य सोर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, किसी भी तरीके से उस बच्चे का नाम, उस बच्चे का स्कूल का नाम, उस बच्चे का एड्रेस, या उस बच्चे से सम्मिलित और भी कोई जानकारी वो पब्लिश नहीं की जाएगी। और ना ही उस बच्चे की कहीं पे पिक्चर पब्लिश की जाएगी। नॉर शैल द पिक्चर ऑफ एनी चाइल्ड शैल बी पब्लिश। उस बच्चे की, कौन सा बच्चा? जिस बच्चे को इस एक्ट के तहत केयर और प्रोटेक्शन चाहिए हो वो बच्चा, या जो बच्चा किसी विक्टिम, किसी एक्ट का विक्टिम हो, या वो बच्चा जो दोषी पाया गया है इस एक्ट के तहत विधि विरुद्ध काम करने के लिए, या कोई विटनेस हो, उसकी भी कोई फोटो पब्लिश नहीं की जाएगी। साफ साफ इसमें कह दिया गया है, लेकिन एक प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड क्या है वो भी हम देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, द बोर्ड और द कमेटी एज द केस में बी होल्डिंग द इंक्वायरी में परमिट सच डिस्क्लोजर इफ इन इट्स ओपिनियन सच डिस्क्लोजर इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। मतलब यदि इंक्वायरी के दौरान किसी कमेटी को, किसी बोर्ड को यह लगता है कि इसका डिस्क्लोजर करना इस बच्चे की भलाई के लिए है, तो सिर्फ उस बच्चे की भलाई हेतु वो क्या कर सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इस बच्चे की ये जानकारी पेपर में या किसी अन्य सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में दे सकते हैं। लेकिन
उसका ऑर्डर देने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ये रीजन था, इस रीजन से इस बच्चे की ये भलाई हो सकती थी, तो हमने क्या किया, हमने रीजन रिकॉर्ड किया है और हम इनको परमिट कर रहे हैं कि ये इसमें छाप सकते हैं। यहाँ तक की हमें बात क्लियर है, तो हमें सबसेक्शन 1 यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 के अंदर साफ साफ कह दिया गया कि जो भी पुलिस पर्सन है वो किसी भी हालत में डिस्क्लोज नहीं करेगा, किसको, उस बच्चे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट को। देख लेते हैं क्या बोला है। द पुलिस shall not disclose any record of the child for the purpose of character certificate or otherwise in case where the case has been closed or disposed of। मतलब जहां पर एक बार उस बच्चे से संबंधित कोई केस डिस्पोज ऑफ हो गया है या उस बच्चे से संबंधित कोई केस बंद हो गया है, तो उस बच्चे से जुड़ी हुई संबंधित जानकारी उस केस के बंद होने के बाद या उस केस के डिस्पोज ऑफ होने के बाद उस बच्चे से संबंधित जानकारी कोई भी पुलिस वाला क्या नहीं कर सकता, डिस्पोज डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और ये यहाँ पे शैल लगा दिया, मैंडेटरी प्रोविजन है, और अगर वो करता है तो वो इस बात का दोषी पाया जाएगा। और वो अगर हम बात करें दोषी किस में पाया जाएगा, तो आईपीसी के 228A में पाया जाएगा। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब हम देख लेते हैं इसका सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एनी पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी पनिश्ड। अगर कोई आदमी सबसेक्शन 1 के प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो उसको कितनी सजा मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म में एक्सटेंड अप टू 6 months और फाइन 2 लाख रुपए तक का फाइन। मतलब अगर कोई इस एक्ट के सेक्शन 74 के सब सेक्शन 1 के तहत कोई प्रोविजन है और उसका उल्लंघन करता पाया जाता है, उल्लंघन बोले तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोजर कर देता है किसी भी मीडियम से, तो उसको 6 महीने तक का कारावास और 2 लाख रुपए तक की सजा और दोनों भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा 74 खत्म होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 75। अब हमने 74 में तो ये बात देखी कि जब हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देते हैं बिना किसी रीजन के तो क्या होगा, तो हमें 6 महीने की सजा और 2 लाख तक का प्रावधान इसमें दे रखा है। लेकिन अगर हम उस बच्चे के साथ क्रुएल्टी करते हैं तो क्या होगा, जिस बच्चे को केयर प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी, जो बच्चा विधि विरुद्ध कार्य करता हुआ पकड़ा गया, या जो बच्चा विक्टिम था किसी का, उसके साथ किसी ने क्रुएल्टी कर दी, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, कैसे होगी, वो हम देखते हैं 75 के अंदर। पनिशमेंट ऑफ क्रुएल्टी टू चाइल्ड क्या होगा, whoever having the actual charge of or control over a child assaults, abandons, abuses, exposes, or willfully neglect the child or cause, procure the child to be assaulted, procure the child to be abandoned, procure the child to be abused, procure the child to be exposed, procure the child to be neglected in manner like to cause such child unnecessary mental or physical suffering। क्या बोला, यदि कोई ऐसा आदमी जिसके चार्ज में वो बच्चा है, जिसके कंट्रोल में वो बच्चा है, और वो उस बच्चे को असॉल्ट कर रहा हो, अबेंडन कर रहा हो, एब्यूज कर रहा हो, एक्सपोज कर रहा हो, जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहा हो, या फिर असॉल्ट करने का प्रयास कर रहा हो, अबेंडन करने का प्रयास कर रहा हो, एब्यूज करने का प्रयास कर रहा हो, एक्सपोज करने का प्रयास कर रहा हो, या फिर नेग्लिजेंट करने का प्रयास कर रहा हो, जिससे कि उस बच्चे की मानसिक स्थिति में फर्क आए, जिससे कि उस बच्चे की फिजिकल स्थिति में फर्क आए, वो मतलब मेंटली, वो बच्चा मेंटली डिप्रेस हो रहा हो, या वो बच्चा फिजिकली कुछ हार्म हो रहा हो, तो इस केस में जो वो आदमी है जो ये सब काम कर रहा है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन ऑफ 1 लाख और विद बोथ। अगर कोई आदमी ऐसे काम करते हुए पाया गया, इन कामों का दोषी पाया गया, तो उसको क्या सजा मिलेगी, 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों भी इसमें मिल सकते हैं। तो जरा सोच समझ के ये वाले काम करना, वरना इतनी सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब हम देख लेते हैं प्रोवाइडेड, इसके कुछ प्रोवाइडेड है, 2 प्रोवाइडेड है बेसिकली, 3 प्रोवाइडेड that in case it is found that the abandonment of
the child by the biological parents is due to circumstances beyond their control, it shall be presumed that such abandonment is not willful and the penal provision of this section shall not apply in such case. अब मान लो कोई कोई किसी बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट है और वो उसकी देखरेख नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, या फिर उसके पेरेंट्स फिजिकली तौर पर फिट नहीं है, मेंटली तौर पर फिट नहीं है, तो वो उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, तो अगर वो इस कैटेगरी के अंदर आते हुए एब्यूज या कुछ नेग्लिजेंट हो जाती है तो उसके जो पेरेंट्स है उनके ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मतलब जब वो उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली या फिजिकली मेंटली सामर्थ्य नहीं हो उस बच्चे को संभालने के, तो इस सेक्शन के प्रोविजन को लगाने का फायदा ही क्या होगा। आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर, if such offense is committed by a person employed by managing an organization which is entrusted with the care and protection of the child, he shall be punished with rigorous imprisonment extended up to 5 साल and fine up to 5 लाख। अब इसमें एक और चीज बोल दी। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर उसके पेरेंट्स हो या कोई ऐसा आदमी जो इंचार्ज हो, लेकिन अब इसके अंदर एक और बात बोल दी कि अगर वो आदमी कुछ ऐसे संस्थान से जुड़ा हुआ है जो कि जिम्मेदार था किसका, किसी बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन उस आदमी से अगर ये हरकतें हो जाती है तो वो आदमी, ऊपर वाले में तो हमने बोला था सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बोल दिया उस आदमी को क्या मिलेगी, रिगोरियस पनिशमेंट मिलेगी, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, मतलब कठोर कारावास मिलेगा। और ऊपर वाले केस में तो 3 साल तक का मिला था, इस वाले केस में 5 साल तक का मिलेगा। ऊपर वाले केस में 2 लाख तक का फाइन था, इस वाले केस में 5 लाख तक का फाइन है। ये बात ध्यान रखनी है हमें। अब हम देखते हैं अगला प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट on account of aforesaid cruelty, if the child is physically incapacitated or develops a mental illness or its render mentality unfit to perform regular tasks or has risk of life or limb, such person shall be punishment with rigorous imprisonment not less than 3 years but extend up to 10 years and shall also be liable to fine up to 5 lakhs। क्या बोला इसने। अब मान लो किसी ऐसे आदमी की हरकत से वो जो बच्चा है, उस आदमी की क्रुएल्टी से वो जो बच्चा है वो फिजिकली तौर पर इनकैपेसिटेट हो गया, वो फिजिकली तौर पर किसी काम को करने में अक्षम हो गया, उसकी मेंटल कैपेसिटी कम हो गई, वो मानसिक तौर से बीमार हो गया, वो मानसिक तौर से अपने काम करने में अक्षम हो गया, तो उस केस में जिस भी आदमी ने ये काम किए थे वो आदमी क्या होगा, रिगोरियस पनिशमेंट का अधिकारी होगा और 3 साल से लेकर 10 साल तक की उसको सजा का प्रावधान है और साथ साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है, शैल है, यहाँ पे फाइन भी देना पड़ेगा। कितना, 5 लाख रुपए का फाइन फिक्स कर दिया, 5 लाख रुपए का फाइन भी देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 76। बच्चों को भीख मांगने के लिए एम्प्लॉय करना, बच्चों से भीख मंगवाना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग। Whoever employs use any child for the purpose of begging or cause any child beg shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to 5 years and shall also be fined of 1 lakh। कोई भी बच्चा किसी बच्चे को एम्प्लॉय करता है, हायर करता है, यूज करता है, किसके लिए, भीख मांगने के लिए। कोई भी आदमी किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए यूज करता है, एम्प्लॉय करता है, तो उस आदमी को क्या सजा मिलेगी, 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का फाइन। ये बात समझ में आती है, लेकिन इसका एक प्रोवाइडेड है, क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग द पर्सन amputates or maims the child, he shall be punishable with rigorous imprisonment for a term not less than 7 years, which may extend up to 10 years, and shall also be liable for fine of 5 lakhs। मतलब अगर उस आदमी ने उस बच्चे को भीख मांगने के साथ साथ क्या कर दिया, उसके हाथ पैर टुटवा दिए, उसको अपंग बनवा दिया, या उसका कोई ऐसा ऑर्गन निकलवा दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस आदमी को
रिगोरियस पनिशमेंट मिलेगी। कितने साल की? कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। मतलब 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और फाइन भी कितना लगेगा? 5 लाख रुपए का इसमें फाइन लगेगा। यहाँ तक की हम बात क्लियर है। सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 हमारा कह देता है whoever having the actual charge or control over the child abates the commission of offense under subsection 1। अब यहाँ पर बात कर दी गई है अबेटमेंट की। अबेटमेंट मतलब उकसाना। किसके लिए उकसाना? किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए उकसाना। किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए उकसाने पर मजबूर कर देना। अब कोई ऐसा आदमी जिसके पास उस बच्चे का कंट्रोल था, कोई ऐसा आदमी जिसके पास उस बच्चे का चार्ज था, अब उस आदमी ने उस बच्चे से भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, भीख मांगने पर उसको उकसाया, तो अब उसको उकसाने पर भी क्या सजा मिलेगी? शैल बी पनिशेबल विद द सेम पनिशमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1। सेम पनिशमेंट का मतलब कितना हो गया? अगर हम बात करें सेम पनिशमेंट की, तो उसमें कितना दे रखा था? 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का फाइन। तो इसमें भी अबेटमेंट करने पे भी, उकसाने पर भी कितनी मिलेगी? 5 साल तक की सजा मिलेगी और 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। एंड सच पर्सन शैल कंसिडर टू बी अनफिट अंडर सबसेक्शन सब क्लॉज 5 ऑफ क्लॉज 14 ऑफ सब 2। अब उस आदमी को जिसके पास वो बच्चा था, उसको हम क्या घोषित कर देंगे? उसको हम अनफिट घोषित कर देंगे। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट सच चाइल्ड shall not be considered a child in conflict with the law under any circumstances and shall be removed from the charge or control of such guardian, such custodian and produced before the committee for appropriate rehabilitation। और उस बच्चे को तुरंत प्रभाव से उस आदमी के चंगुल से छुड़ा दिया जाएगा। अब वो चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके गार्जियन हो, चाहे जो मर्जी हो, उस कंसर्न आदमी के हाथों से उस बच्चे को छुड़ा दिया जाएगा और उसको कहाँ पेश किया जाएगा? दोबारा से कमेटी के पास, ताकि उसकी अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन हो सके। ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 77। अब हम क्या करेंगे? अब मान लो किसी आदमी ने किसी बच्चे को कुछ इंटॉक्सिकेटेड एलिमेंट दे दिया, मतलब शराब दे दी, ड्रग्स दे दिए, या कुछ ऐसे पदार्थ दे दिए जो नशीले थे। उन सबको देने के लिए क्या पनिशमेंट है, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 77 के अंदर। तो देख लेते हैं। पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेशन लिकर, नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस टू द चाइल्ड। किसी बच्चे को क्या दे दिया गया? नशीला पदार्थ, शराब, ड्रग्स, ये दे दिए गए। तो उसकी क्या पनिशमेंट है, देख लेते हैं। Whoever gives cause to be given to any child any intoxicating liquor, any narcotic drugs, tobacco products, psychotropic substance except on the order of the duly qualified medical practitioner। हाँ, अगर किसी प्रैक्टिशनर ने बोल रखा है, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने बोल रखा है कि आप इस बच्चे को ये दे दो ताकि इसको कुछ रिलीफ मिल जाए, उस बात को छोड़ करके अगर किसी और काम के लिए दिया, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? Shall be punishable with a rigorous imprisonment for a term which may extend up to 7 years and shall also be liable to fine। कितना? 1 लाख तक का फाइन। अगर हम किसी बच्चे को मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिकमेंडेशन के अलावा कोई लिकर देते हैं, कोई उसको तंबाकू प्रोडक्ट देते हैं, कोई उसको ड्रग्स देते हैं, या कोई उसको हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंस देते हैं, तो 7 साल तक की सजा। कौन सी? रिगोरियस, कठोर कारावास। कठोर कारावास मिलेगा 7 साल तक का, प्लस फाइन भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शैल, तो फाइन भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ये बात हमें समझ में आती है। अब हम देखते हैं 78। सेक्शन नंबर 78 की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम किसी बच्चे को वेंडिंग के लिए, पेडलिंग के लिए, कैरिंग के लिए, सप्लाइंग के लिए, स्मगलिंग के लिए, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के लिए, नार्कोटिक ड्रग्स के लिए, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब अगर हम किसी बच्चे को नशीला पदार्थ बनाने के लिए, नशीला पदार्थ सप्लाई करवाने के लिए, नशीला पदार्थ उठवाने के लिए, उसकी मजदूरी के लिए अगर हम हायर करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो क्या हमें पनिशमेंट मिलेगी? हमें पनिशमेंट तो वही मिलेगी जो हम 77 में देख के आए हैं। क्या? रिगोरियस पनिशमेंट, 7 साल तक की और 1 लाख तक का फाइन। लेकिन इसका हमें सेक्शन याद रखना है 78। किसी बच्चे को हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? नशीला पदार्थ बनाने के लिए, नशीले पदार्थ को सप्लाई करवाने के लिए,
नशीले पदार्थ के लिए, मजदूरी करवाने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? Whoever use a child for vending, for peddling, for carrying, for supplying, for smuggling, किसके लिए? Any intoxicating liquor, any narcotic drugs, any psychotropic substance, तो क्या होगा? Shall be liable for rigorous punishments, rigorous imprisonment, कठोर कारावास दिया जाएगा। कितने साल तक का? 7 साल तक का। और फाइन भी लगेगा। कितना? 1 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। ये बात समझ में आती है? ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 78। अब हम देखते हैं 79। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 79 की, तो इसमें क्या कह दिया गया? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉय, मतलब हमें बाल मजदूरी को एक्सप्लॉयटेशन करना है। अब ये हमें कहाँ दे दिया गया है? 79 के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी क्या कहता है ये। 79, exploitation of child employee. Notwithstanding anything contained in any law for time being in force, whoever ostensibly engage a child and keep him in bondage for the purpose of employment, or withhold his earning or use such earning for his own purpose, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend up to 5 years, and shall also be liable of fine of 1 लाख रुपीज। मतलब क्या कह दिया गया? अगर कोई आदमी किसी बच्चे को रखता है, किसी बच्चे को एंगेज करता है, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो उसकी कमाई, उस बच्चे की कमाई खुद खा जाता है, अपने पास रख लेता है, तो ऐसे, और अपने पास रखने के बाद क्या करता है? अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर लेता है, उसकी कमाई को। तो ऐसा आदमी क्या होगा? लाइबल होगा। किसके लिए? रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट के लिए। सबसे पहली बात, कठोर कारावास के लिए। कितने साल तक के लिए? 5 साल तक के लिए। और फाइन कितना लगेगा? 1 लाख रुपए तक का इसके ऊपर फाइन भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे शैल है। ये बात समझ में आती है? अब इसमें एक्सप्लेनेशन बोल दिया गया कि एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखें तो ये जो एम्प्लॉयमेंट वर्ड है, इसका क्या मतलब है? एम्प्लॉयमेंट में क्या इंक्लूड करेंगे हम? एम्प्लॉयमेंट में हम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एंटरटेनमेंट इन पब्लिक प्लेसेस फॉर इकोनॉमिक गेन को भी हम इंक्लूड करेंगे। मतलब ये जो बच्चे रेड लाइट पे खड़े होते हैं, तमाशा दिखाते हैं, करतब करते हैं, या ये जो बीच रोड पे सर्कस लगा देते हैं, बच्चे रस्सी को बच्चे चल चल के जाते हैं, तो वो सब भी इसमें इंक्लूड होंगे। या जो बच्चे पेन बेचते हैं या और भी कोई सामान बेचते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। ये बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 80। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 80 की, प्यूनिटिव मेजर फॉर एडॉप्शन विदाउट फॉलोइंग प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। अब कुछ अन्य मेजर है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? एडॉप्शन करवा सकते हैं। जो इस जो हम ऊपर पढ़ के आए उनके अलावा कौन कौन से मेजर होंगे? इफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफर और गिव और रिसीव एनी ऑर्फन, एनी अबेंडेंड, एनी सरेंडर्ड चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ एडॉप्शन विदाउट द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो दिए हुए हैं प्रोविजन, उनको फॉलो ना करते हुए कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को एडॉप्शन के लिए या किसी से एडॉप्शन के लिए बच्चा रिसीव कर रहा हो, तो क्या होगा? सच पर्सन और सच ऑर्गेनाइजेशन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। अगर ऊपर दिए गए प्रोविजन की पालना नहीं की गई है तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? उस आदमी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल तक की सजा मिलेगी, और 1 लाख तक का उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन एक इसमें प्रोवाइडेड दे दिया, प्रोवाइडेड क्या दे दिया वो भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट in case where the offense is committed by the recognized adoption agency, in addition to above punishment awarded person in charge or responsible for the conduct of the day-to-day affairs, the registration of such agency under section 41 and recognition under 65 shall also be withdrawn। अब मान लो ऊपर वाले केस में तो हमने क्या पढ़ा था कि भैया कोई पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस एक्ट के तहत प्रोविजन की पालना नहीं करी और उसने एडॉप्शन करवा दिया। लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई रिकॉग्नाइज एजेंसी है, उसने ये काम कर दिया। क्या काम कर दिया?
बिना प्रोसीजर को पालन करते हुए एडॉप्शन करवा दी तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा सेक्शन 41 के तहत और सेक्शन 65 के तहत। ये बात हमें ध्यान रखनी है। सेक्शन 81 क्या कह दिया? किसी बच्चे को बेच देना किसी भी पर्पस के लिए, बच्चा ही बेच दिया 81 के अंदर, तो उसकी क्या सजा है वो भी देख लेते हैं। सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनी पर्पस, एनी पर्सन हु सेल्स और बाय अ चाइल्ड, बच्चे की खरीद लिया, बच्चे को बेच दिया, फॉर एनी पर्पज शैल बी पनिशेबल with rigorous imprisonment for a term which may extend up to 5 years and shall also be liable for fine of 1 लाख रुपए। अगर हम किसी बच्चे को खरीदते बेचते भी हैं किसी भी पर्पज के लिए तो भी 7 साल तक 5 साल तक की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का फाइन देना ही पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट where such offence is committed by a person having actual charge of a child, including employees of a hospital, nursing home, maternity home, the term of imprisonment shall not be less than 3 years, extended to 7 years। क्या बोल दिया गया इसने? इसमें यह बोल दिया गया कि अगर ये एक्ट किसी ऐसे पर्सन द्वारा किया गया है जो उस बच्चे के एक्चुअल चार्ज में था। अब ये जो एक्टिविटी होती है ये बेसिकली होती है जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे, किसी नर्सिंग होम में बच्चा पैदा हुआ, किसी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, तो कुछ पैसों के लालच में आके वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं या कुछ वहाँ के क्लरिकल स्टाफ होते हैं वो हेरा फेरी कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, अगर किसी ने ऐसी हेरा फेरी करी तो उसको 3 साल तक की तो मिनिमम मिलेगी रिगोरियस और 7 साल तक की मिलेगी। लेकिन वो क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय होना होना चाहिए किसी हॉस्पिटल का, किसी नर्सिंग होम का, किसी मैटरनिटी होम का। ये बात समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 82 जो कि हमारी बात करेगा कॉर्पोरल पनिशमेंट की। अब अगर हम 82 की बात करें कॉर्पोरल पनिशमेंट की तो क्या बोलता है ये? एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ और एम्प्लॉयड इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हु सब्जेक्ट a child to corporal punishment with aim of disciplining the child shall be liable for the first conviction to a fine 10,000 rupees and for any subsequent offence shall be liable for punishment for which may extend up to 3 months and fine or both। मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो किसी ऐसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में है, अब उसका जो इंचार्ज है उस बच्चे को क्या करता है? मारता है, धमकाता है। ठीक है, अब अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको पहली एक्टिविटी में तो 10,000 रुपए का फाइन देकर छोड़ देंगे, लेकिन अगर उसने ये एक्टिविटी दोबारा करी तो हर एक्टिविटी पे 3 महीने की सजा और फाइन का प्रावधान है। सबसेक्शन 2, इफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 इज कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस दैट सबसेक्शन 1 सच पर्सन शैल ऑल्सो लाइबल फॉर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, उसको वहां की सर्विस से भी निकाल दिया जाएगा एंड शैल ऑल्सो बी डिबार्ड फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टली विद चिल्ड्रन देयर आफ्टर, और निकालने के साथ साथ उसको और कहीं भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में या बच्चों से संबंधित किसी भी इंस्टीट्यूशन में दाखिल नहीं किया जाएगा। यह बात साफ साफ कह दी गई है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? In case where any corporal punishment is reported in institution referred under subsection 1, the management of such institution does not cooperate with any inquiry or comply with order of committee, board, court, state, government, the person in charge of management of the institution shall be liable for punishment with imprisonment of not less than 3 years and shall also be liable to fine of 1 लाख रुपए। क्या बोल दिया गया? मान लो किसी इंस्टीट्यूशन का कोई इंचार्ज था या कोई एम्प्लॉय था, उसने बच्चे के साथ क्रुएल्टी करी या उससे मारपीट करी। अब उससे संबंधित इंक्वायरी के ऑर्डर आ गए किसी कोर्ट के द्वारा, किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसी कमेटी के द्वारा, किसी बोर्ड के द्वारा, लेकिन जो उस मैनेजमेंट था, जो उस इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट था, उसने उस ऑर्डर के साथ सहयोग नहीं किया, उस इंक्वायरी के साथ सहयोग नहीं किया, उस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया, तो जो उस इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज होगा वो लाइबल होगा कितना? 3 साल तक की सजा के लिए और 1 लाख रुपए तक के फाइन के लिए। यहां तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 83।
अगर हम बात करें 83 की, तो इसमें क्या कह दिया गया, यूज ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप ऑन अदर एडल्ट, किसी मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा किसी बच्चे का उपयोग किया जा रहा है। अब ये मिलिटेंट्स का क्या काम होता है मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी मिलिटेंट्स के द्वारा किसी बच्चे का यूज किया जाता है तो उसका क्या प्रावधान है। एनी नॉन स्टेट, एनी सेल्फ स्टाइल्ड मिलिटेंट ग्रुप or output declared as such by central government if recruits or use any child for a purpose shall be liable for rigorous imprisonment for a term which may extend up to 7 years and shall also be fine of 5 lakh। अगर कोई भी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स, नक्सलवाद जिसे हम कह सकते हैं, वो बच्चे को अपने काम के लिए उपयोग करते हैं तो उनको 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, रिगोरियस, वो भी कौन सी, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, और 5 लाख रुपए तक का फाइन का प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। एनी एडल्ट और एन एडल्ट ग्रुप यूज चिल्ड्रन फॉर इलीगल एक्टिविटी। अब कोई एडल्ट है या कोई ग्रुप ऑफ एडल्ट है, वो किसी बच्चे को इलीगल एक्टिविटी के लिए, चाहे वो खुद के पर्पस के लिए या किसी गैंग के पर्पस के लिए यूज कर रहा हो, तो उस इंडिविजुअल एडल्ट को या उस ग्रुप को क्या मिलेगा, शैल बी लायबल फॉर रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, कितना, 7 साल तक का, और फाइन 5 लाख रुपए तक का इसको फाइन भी भरना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 84। किसी बच्चे का हमने किडनैप कर लिया और एडॉप्शन कर लिया, आईपीसी में ये दोनों कहाँ दे रखे हैं वो आप हमें बताएंगे। किसी बच्चे का किडनैपिंग कर ली, किसी बच्चे का एडॉप्शन कर लिया, फॉर अ पर्पज ऑफ दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 359 टू 369 ऑफ आईपीसी शैल म्यूटाटिस मुंडस अप्लाई। मतलब अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो आईपीसी के 359 से लेकर 69 तक, 369 तक के प्रोविजन लगेंगे, और अप्लाई टू अ चाइल्ड और अ माइनर हु इज अंडर 18 ईयर्स, 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड ऑल प्रोविजन शैल कंस्ट्रक्ट देयर अकॉर्डिंगली। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उस माइनर की एज 18 साल से कम होनी चाहिए, और प्रोविजन कौन से लगेंगे, आईपीसी के सेक्शन कहाँ से कहाँ तक, 359 से 369 तक। अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 85। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 85 की, ऑफेंस कमिटेड ऑन डिसेबल्ड चाइल्ड, कोई ऐसा है जो शारीरिक तौर पर कमजोर बच्चा है, या जिसको हम आजकल बोलते हैं दिव्यांग, कोई ऐसा बच्चा है उसके साथ ऑफेंस किया गया है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। हु एवर कमिट्स एनी ऑफेंस रेफर्ड इन दिस चैप्टर ऑन एनी चाइल्ड हु इज डिसेबल सो सर्टिफाइड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको कि मेडिकल प्रैक्टिशनर ने भी दिव्यांग घोषित कर रखा है, फिजिकली डिसेबल घोषित कर रखा है, सच पर्सन शैल बी लाइबल टू ट्वाइस द पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर सच ऑफेंस। अगर उसने किसी के साथ सपोज कर लो मारपीट करी और उसके आईपीसी में सपोज कर लो उसकी सजा 2 साल की है, लेकिन ये किसके साथ की है, फिजिकली चैलेंज के साथ की है, डिसेबल के साथ की है, तो उसकी सजा हो जाएगी 4 साल, डबल हो जाएगी जस्ट। Explanation for the purpose of this act, the term disability shall have the same meaning as assigned under sub under clause 1 of section 2 of person with disability equal। ये वाला सेक्शन आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंतर्गत कौन से एक्ट के, पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट के अंतर्गत। आज हम आज हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 74 से लेकर 85 तक, और इसके बाद के जो फर्दर सेक्शन है 93 तक, वो हम कल वाले वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे। हमने आज चैप्टर 9 का पार्ट 1 कंप्लीट किया जिसके अंदर हमने 74 से 85 तक डिस्कस कर लिया है, और अब जो आएंगे सारे सेक्शन ऐसे छोटे छोटे आएंगे, अब कोई ज़्यादा बड़े आएंगे नहीं, तो हमारा अब ये 3 से 4 सेशन में ये एक्ट खत्म हो जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इससे पहले कि मैं अपना सेशन वाइंड अप करूं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमने राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, द इंडेसेंट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वुमेन एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट,
और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चैप्टर 17, ये सारे एक्ट हमारे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के माइनर एक्ट्स में से आते हैं, और ये मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए। और अगर आपने ये अभी तक एक्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस इजीली अवेलेबल हैं। और ये सभी वीडियोस आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।